हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं हम हिंदी मीडियम में। लेक्चर 82, 81 तक हमने कर दिया है। आज हम 82 लेक्चर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हमें लास्ट में कार्य के क्वेश्चन करने जा रहे थे। कार्य क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, हम उनको आगे और कार्य के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, कार्य पर काम कर रहे थे हम। लास्ट में हमने जो काम किया वो परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य एफ डी एक्स, इस पर काम किया है जी हमने। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ जी। अब मैं कोई और सवाल ले रहा हूँ। देखो एक सवाल क्या है, लिखो एक सवाल कि क्या सवाल है। एक खुरदरे नत तल पर एक गुटका रखा गया है। खुरदरे नत तल पर एक गुटका रखा गया है, उसका द्रव्यमान m है, जहाँ घर्षण गुणांक म्यू है। यही गतिज घर्षण है और यही स्थितिज घर्षण है। दोनों घर्षण एक ही है, स्थितिज भी यही है और गतिज भी यही है। आप गुटके को यहाँ से आप यहाँ लेके आ रहे हो, कोई विस्थापन एस दे रहे हो, गुटका बाद में यहाँ आ जाता है जी। ठीक है, समझ गए। एस विस्थापन देकर गुटके को आप लेके जा रहे हो। ठीक है, तो गुटका डी विस्थापन तय करेगा तो कितना कार्य कर देगा जी। यहाँ पर हमें लगा रहे हैं, कोई एफ बल लगा रहे हैं, थीटा। सवाल समझना, लिखो। एक गुटके पर एफ बल लगाया जाता है, गुटके पर एफ बल लगाया जाता है सेती से किसी कोण थीटा पर, सेती से किसी कोण थीटा पर। तो गुटके को कोई विस्थापन एस तक गति करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कोई विस्थापन एस तक गति करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बल का मान भी नहीं दिया गया है, एफ का आपको मान निकालना है। ठीक है, कार्य तो लास्ट में निकलेगा जी। कार्य क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको एफ का मान आ जाए तो कार्य क्या लेंगे, डब्लू। डब्लू क्या है, क्षैतिज दिशा का घटक क्या आएगा, एफ कोस थीटा, और विस्थापन कितना हो गया, एस। यानी फार्मूला आएगा जी एफ एस कोस थीटा। अब एफ का एस दे रखा है आपको, एफ का मान रखिए न्यूनतम बल गति के लिए। तो न्यूनतम बल गति के लिए कितना होगा बताओ। न्यूनतम बल गति के लिए होगा जी, देखो इसके दो घटक लीजिए, एफ साइन थीटा और एफ कोस थीटा, और नीचे आएगा जी एम जी, और ऊपर आएगा जी नॉर्मल। ठीक है, घर्षण गुणांक यहाँ पर म्यू दे ही रखा है, यहाँ पर घर्षण गुणांक कितना दे रखा है, म्यू। ठीक है, ऊपर बल लग रहा है जी एफ साइन थीटा, और ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल, और नीचे क्या लग रहा है, एम जी। तो यहां से आप नॉर्मल का मान निकाल सकते हो, कितना, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। एम जी माइनस एफ साइन थीटा नॉर्मल का मान आ जाएगा। गति के लिए क्या करना पड़ेगा, जो द्रव्यमान यहां पर था बाद में यहां पर आ गया। गति के लिए एफ कोस थीटा का मान है वो क्या हो, ज्यादा हो या बराबर हो किसके, घर्षण बल के। घर्षण बल क्या, म्यू एन। एफ कोस थीटा बड़ा हो या बराबर हो किससे, म्यू एन से। ठीक है जी, तो अब मैं मान रखने जा रहा हूं जी एफ कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एन। एन की जगह मैं क्या लिख दूं, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है,
म्यू एम जी म्यू एफ साइन थीटा, म्यू एम जी और म्यू एफ साइन थीटा। एफ कॉमन ले लिया, कोस थीटा प्लस में म्यू साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी। ये हम लास्ट क्लास में भी करके आए हैं जी। क्या करके आए हैं कि f का मान क्या है, f है ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कोस थीटा प्लस में म्यू साइन थीटा। अधिकतम बल, न्यूनतम बल बोलते भाई, इससे बल इससे ज्यादा हो तो न्यूनतम बल कितना लगाओगे, न्यूनतम बल, न्यूनतम बल लगेगा जी म्यू एम जी अपॉन कोस थीटा प्लस में म्यू साइन थीटा। म्यू एम जी कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये न्यूनतम बल लगाना पड़ेगा जी। ये मिनिमम इतना बल लगाना ही पड़ेगा, म्यू एम जी अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन में पूछ ले न्यूनतम कितना कार्य लगाना पड़ेगा, तो कार्य आप सीधा एफ एस नहीं कर सकते, उसका घटक देखो ना, एफ कोस थीटा है। तो आंसर क्या मिलेगा फाइनल कार्य का, एफ की जगह मान रखूंगा मैं म्यू एम जी अपॉन कोस थीटा प्लस में म्यू साइन थीटा। ये एफ लिखा, साथ में क्या है एस विस्थापन और कोस थीटा। ये फाइनल आंसर आया जी, म्यू एम जी एस कोस थीटा प्लस में म्यू साइन थीटा। नोट कर दीजिए। अब कोई वैल्यू दी जा सकती थी, मान लेते हैं यहाँ पर आपको कोई द्रव्यमान की वैल्यू दी जाती, तो आप भाई म्यू गतिज घर्षण स्थितिज घर्षण वही है जी। म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है जैसे 0.2, द्रव्यमान दे रखे है जैसे 20 किलोग्राम, ठीक है, और थीटा दे रखा है आपको 37 डिग्री, और कितना विस्थापन तक लेके जाना है, थीटा आपको 37 डिग्री दे रखा है, और आपको विस्थापन चलाना है जी कितना मीटर, 2 मीटर तक विस्थापन आपको लेके जाना है, 2 मीटर तक आपको चलाना है। तो सुनिए बात क्या है, W म्यू कितना होगा जी बताओ, 0.2, एम जी, एम कितना 20, जी कितना 10, म्यू एक ही दे रखा है, ऐसे केस में 2 म्यू नहीं देता है जी। एस मान लेते चलो 2 म्यू दे दे तो आपको स्थितिज से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो गति होगी ना। एस विस्थापन कितना मीटर, 2 मीटर, म्यू एम जी एस कोस 37 4/5, कोस 37 4/5, म्यू 0.2, साइन 37 3/5। समझ गए? तो कितना आया बताओ, 20 को 0.2 से किया 40 यानी 4, ये आप सीधा समझ लो, 10 से करेंगे तो 2 को 20 से करेंगे 40, दूना 80, चौका 320/5, यही आएगा क्या, देख लो। 4 दूना 8, 8 को इसे किया 160, 160 दूना 320/5, ठीक है, बटे में ये 0.6 लघुत्तम ले लो जी, यहाँ पर 5 लघुत्तम आ जाएगा, 4 प्लस में 0.6, 5 से 5 काट दो, 320/4.6, 3200/40 जूल, ये आंसर आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन, कोई बात समझ ना आई हो पूछ सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, लिया स्क्रीनशॉट सबने।
अच्छा सवाल था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात, कुछ जगह आपको डायरेक्ट एफ एस लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन आएगा एफ कोस थीटा इंटू एस, एफ कोस थीटा आएगा ही आएगा जी। बात समझिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आगे बढ़ते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन आता है जी, एक चेन वाला एक कॉमन क्वेश्चन आता है। देखो, और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, समझिए क्वेश्चन। और क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। लिखो, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखेंगे। लिखिए जी, एक चेन रखी हुई है मेज पर एक चेन रखी हुई है। ऐसे मेज पर एक चेन रखी हुई है। क्वेश्चन समझना, क्या लिखा गया है। लिखो, एक कैपिटल एम द्रव्यमान और कैपिटल एल लंबाई की चेन, कैपिटल एम द्रव्यमान और कैपिटल एल लंबाई की चेन घर्षण रहित मेज पर रखी गई है। उसका 1/nवां भाग नीचे की तरफ लटक रहा है। 1/nवां भाग, 1/nवां भाग है किसका? टोटल लंबाई का। 1/nवां भाग है किसका? टोटल लंबाई का 1/nवां भाग मेज से नीचे लटक रहा है। तो लटकते हुए भाग को मेज के ऊपर खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कुल द्रव्यमान कैपिटल एम, कुल लंबाई एल, कुल द्रव्यमान कैपिटल एम, कुल लंबाई एल। चेन का 1/nवां भाग मेज से नीचे लटक रहा है, तो लटकते हुए भाग को ऊपर खींचने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? इसके दो तरीके हैं जी सवाल करने के। एक तरीका तो देखो इसका सीधा जी, जो द्रव्यमान केंद्र से हम कर सकते हैं भाई। एक तरीका तो इसका सीधा है, जो हम गतिज ऊर्जा का सहायता ले सकते हैं, mgh वाले फार्मूले से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसको समाकलन लेके कर दीजिए, अवकलन समाकलन लेके कर दीजिए। कोई छोटा सा पोर्शन मान लीजिए, x मान लीजिए, x मान लेंगे तो आप उसका द्रव्यमान ले लीजिए। x भाग का द्रव्यमान कितना होगा? जो नीचे की तरफ मेज के नीचे लटक रही है उसका द्रव्यमान कितना होगा? x चेन आप ऊपर आ जाएगी तो बचेगा द्रव्यमान कितना? आप ऐसे लिखिए। पहले मैं इसको अवकलन समाकलन वाले तरीके से करके दिखाता हूं। लिखो कि चेन या जंजीर बोलते हैं इसे, जंजीर का एक्सवां भाग मेज पर लेकर आए। जंजीर का एक्सवां भाग, एक्स भाग भाई उसका कुछ एक्स भाग है, वो मेज पर लेके आएंगे तो बचेगा कितना?
बचेगा कितना, एल माइनस एल बाई एन माइनस एक्स, इतना भाग बच गया भाई। पूरा क्या था, एल बाई एन, उसमें से एक्स माइनस कर दिया लंबाई, एक्स कोई लंबाई आप मान सकते हो यहाँ से यहाँ, ये मान लेता हूँ मैं एक्स लंबाई, आप ऊपर ले आई तो बचेगा इतना। अब इसका द्रव्यमान कितना होगा, एल लंबाई का द्रव्यमान, एल लंबाई का द्रव्यमान कैपिटल एम, एक लंबाई का द्रव्यमान एम बाई एल, और एल बाई एन इंटू एक्स, इस लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा, गुणा कर दो जी एल बाई एन माइनस एक्स से, इसे गुणा कर दो, इसे गुणा कर दिया। अब आप एम जी एच का फार्मूला लगा दो जी। अब आप इसको ऊपर खींचना है तो स्थितिज ऊर्जा यानी बल कितना लगेगा इस पर, डी डब्ल्यू एफ डी एक्स, एफ की जगह कौन सा, एम जी इंटू डी एक्स। एम कौन सा द्रव्यमान है, ये एम कौन सा द्रव्यमान है, एम वो द्रव्यमान है जो एल माइनस एक्स, ये जो चेन बच गई, ये जो चेन बच गई इसका द्रव्यमान है एम, इसको आप ऊपर लेके आ रहे हो। इसका द्रव्यमान तो हमने निकाला ही था पहले, कितना आया था, एम बाई एल इंटू में एल माइनस वन इंटू एक्स जी डी एक्स। बस अब आप इसका अवकलन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, समाकलन कर दीजिए। कहाँ से कहाँ करना है समाकलन, समाकलन एक्स आपने एक छोटा सा पार्ट रखा था, उसके बाद में आपको इसकी लिमिट रखनी पड़ेगी, लिमिट रखनी पड़ेगी। कहाँ से कहाँ करेंगे समाकलन, 0 से एल बाई एन तक, 0 से एल बाई एन तक। थोड़ा सा मुश्किल है ये, समझ सकता हूँ मैं। इसको आप हल करोगे तो ये स्मॉल एम का मान आया, स्मॉल एम का मान कितना है, ओपन करो ब्रैकेट, एम बाई एन, एल से एल कट गया, माइनस एम बाई एल इंटू एक्स, ठीक है। तो स्मॉल एम का मान रखो, एम बाई एन, एम बाई एल इंटू एक्स जी डी एक्स, 0 से एल बाई एन, समझ गए। W इज इक्वल टू, जी को तो बाहर ही ले लिया जी, जी को बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या आया, एम बाई एन, एम बाई एन के साथ कौन आएगा, डी एक्स। देखो इसको बाहर ले लिया, इसका आपको करना है समाकलन, एम बाई एन के साथ डी एक्स माइनस एम बाई एल एक्स, जी को बाहर ले लिया, इसके साथ भी डी एक्स, इसका भी समाकलन करना है, समझ गए। अब देखो फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, जी को तो बाहर ही ले लिया, ठीक है, एम बाई एन डी एक्स का हो गया एक्स, एम बाई एल एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट कहाँ से कहाँ, जी को तो हमने बाहर ही ले लिया था, जी को तो आपने पहले ही बाहर ले लिया था, ठीक है। तो अब हम 0 से एल बाई एन ये लिमिट रख देंगे तो आंसर आ जाएगा जी। एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर दीजिए, मैं इसको यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। देखो आया कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आपको ये रिजल्ट याद रखना ही है। कहाँ से आया, W इज इक्वल टू जी, ठीक है, एम बाई एन एक्स, एम बाई एल एक्स स्क्वायर 12, जीरो से एल बाई एन, एम बाई एन, एक्स की जगह रखो एल बाई एन, रखा, एम बाई 12, और यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, एक्स की जगह एल बाई एन रखूंगा तो क्या आएगा, एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, समझ गए हो। एक एल से एक एल काट दो, जी, ठीक है, एम एल कॉमन आ गया, एम एल कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा, 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 एन स्क्वायर, एम जी एल
एन स्क्वायर भी बाहर आ गया, लघुत्तम 2 1, लघुत्तम 2 तो यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस 1। फाइनल आंसर एम जी एल अपॉन 2n स्क्वायर, ये आएगा जी फाइनल रिजल्ट। ये एक तरीका बताया मैंने आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ये एक तरीका बताया है जी। बी एक्स द्रव्यमान ऊपर लेके आएंगे तो नीचे ये द्रव्यमान बचेगा, एक्स लंबाई आपने ऊपर ले आए तो ये लंबाई बची, इस लंबाई का द्रव्यमान ये आया, ये द्रव्यमान है तो इस पर इतना बल नीचे लगा mg। अब हमें काम कहाँ से कहाँ करना है, 0 से L/N काम करना है। ठीक है, लिया स्क्रीनशॉट सबने। अब आपको सवाल कितना दिया जा सकता है, L/3 L/4 कुछ भी दिया जा सकता है जी। मैं इसको एक और भी तरीके से समझा सकता हूँ, देखो एक और तरीके से कैसे करते हैं, सुनो। एक वो कंसेप्ट आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र होता है किसी वस्तु की, कोई छड़ है, कोई वस्तु है, उसके मध्य पे होता है जी द्रव्यमान केंद्र। तो देखिए समझते हैं जी बात क्या है, पॉइंट क्या है जी द्रव्यमान केंद्र। पॉइंट ये है कि जी ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर चेन रखी हुई है, ठीक है जी। ये L/N भाग है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं द्रव्यमान केंद्र बोलता हूँ जी, CM से बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र लिख देता हूँ हिंदी में, द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर, ठीक है। कुल लंबाई L/N है तो ये बिल्कुल बीच में होता है जी, कुल लंबाई L/N थी यहाँ से यहाँ, तो ये कितने पे होगा, आधे पे, L/2n ऊपर बोल सकते हो या L/2n नीचे बोल सकते हो, आधे भाग में होगा जी, समझ रहे हो। कुल लंबाई थी L/N तो ये आधे भाग में होता है। अब सीधा ही याद रखना है तो L/2n का द्रव्यमान ले लो, L लंबाई का द्रव्यमान, M एकांक लंबाई का द्रव्यमान M/L, और L/2n लंबाई का द्रव्यमान M/L इंटू में L/2n, L से L कट गया तो ये है जी M, ये द्रव्यमान कितना आया बताओ, कैपिटल M/2n, ये द्रव्यमान आया, समझ गए। अब इसको आपको ऊपर खींचना है, अब ये समझो भाई आप इसको, इस जो पूरी चेन थी ना, ये पूरी चेन, ये बस ये द्रव्यमान दिख रहा है आपको, ये सारा द्रव्यमान यहाँ पर है, ये समझ लो आप। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि ये जो द्रव्यमान था, चेन ऊपर आ जाएगी, बस आप इस द्रव्यमान को ऊपर ले आओ, इस द्रव्यमान को ऊपर ले आओ। कितनी गहराई में है ये L/2n गहराई में है। कितना द्रव्यमान है इसका, इसका द्रव्यमान m है और उसका मान कितना है, L/2n है। इसको आपको ऊपर लेके आना है, बस इसको आपको ऊपर लेके आना है, तो dWf/dx, यानी बोलूं तो mg, ये नया द्रव्यमान, और dx mg, f तो कांस्टेंट ही रहेगा mg, dx को आप क्या बोल दो, लंबाई, कितनी लंबाई तक लेके जाना है, लंबाई L/2 तक लेके जाना है, या x बोल दो, mgx कितनी लंबाई तक लेके जाना है, L/2n तक लेके जाना है। स्मॉल m का मान रख दिया, स्मॉल m का मान कितना आया, M/2n है, M/2n, M/2n g L/2n, क्या आंसर आया बोलो, m g L अपॉन द्रव्यमान कितना आया, M/2n, g लंबाई, x लंबाई कितनी है, g L/N है भाई, कुल लंबाई, भाई ये तो हमने द्रव्यमान केंद्र के लिए निकाला था,
कुल लंबाई तो एल बाई एन ही रहेगी ना जी। ये तो द्रव्यमान के अंदर था, पूरी लंबाई जिस तरह वहां समाकलन किया था तो हमने पूरा लिखा था 0 से एल बाई एन, तो यहां क्या लिखेंगे 0 से, समझ गए आप? या ऐसा कर लो, आप इसको ऐसे करो, सुनो, आप एल बाई टू एन का द्रव्यमान क्यों निकालते हो? आप तो द्रव्यमान पूरे का निकालो ना। एल बाई एन लंबाई का द्रव्यमान तो पूरे का आएगा, तो एल बाई एन लंबाई का द्रव्यमान क्या आया? एम बाई एन, एम बाई एन द्रव्यमान आया, एम बाई एन द्रव्यमान आया। एक्स की वैल्यू आप एल बाई टू एन रखो, बस एक्स की वैल्यू आप एल बाई टू एन रखो, द्रव्यमान क्या है? एम बाई एन, तो आंसर क्या आया? एम जी एल अपॉन टू एन स्क्वायर डब्ल्यू वर्ग डन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे करो या ऐसे करो, कोई कंफ्यूजन हो कहीं पर भी हो पूछ सकते हो आप। द्रव्यमान केंद्र था, x ऊपर उठाना था, x क्या था? एल बाई टू एन था। द्रव्यमान कितना था इसका? द्रव्यमान m बाई एन था, पूरी लंबाई का। भाई द्रव्यमान तो यहाँ से यहाँ पूरा लूँगा ना जी, इस पोर्शन से, ये जो आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है ना, ये पूरा इसका द्रव्यमान है। हम इस पूरे का द्रव्यमान यहाँ लग रहा है जी, एम जी, ये एम है, समझ गए? तो पूरे का द्रव्यमान है। कोई कंफ्यूजन? बढ़िया सवाल था ये भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। अब आपको ये फार्मूला पता है ना, तो अब आप क्वेश्चन डायरेक्ट कर दोगे जी। स्क्रीनशॉट लो, लिया स्क्रीनशॉट? लिया? कोई कंफ्यूजन? कुछ भी नहीं है। ये द्रव्यमान के अंदर आ गया, ये इतनी लंबाई है, इसको ये पूरा आप ये समझ लो बस कि ये तो यहाँ तो कुछ नहीं है, बस ये सारा यहाँ कुछ नहीं है, ये सारा द्रव्यमान यहीं पर है। कंसेप्ट समझ गए? ठीक है जी, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बस। अगली बात समझ लीजिए तो अब नेक्स्ट बात क्या है, समझो जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब आपको सवाल कैसे दिया जाएगा? सवाल कैसे दिया जाएगा समझो। सवाल ऐसे दिया जाएगा कि एक मेज है जी, उस पर एक चेन है, चेन की कुल लंबाई कैपिटल एल है और कुल लंबाई का 1/3 भाग नीचे लटक रहा है। मेज के ऊपर एक चेन है, कुल लंबाई कैपिटल एल है, एल लंबाई का 1/3 भाग मेज से नीचे लटक रहा है। तो लटके हुए भाग को ऊपर खींचने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? लटके हुए भाग को ऊपर खींचने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कुल द्रव्यमान क्या था? कैपिटल एम जी एल अपॉन टू एन स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा जी, लगेगा फार्मूला, आपको याद हो तो। कितनावां भाग है? एल बाई एन का मान 3 है या 1/3? कुल द्रव्यमान एम, कुल लंबाई एल। सवाल क्या था? मेज पर एक चेन रखी गई है जिसका कुल द्रव्यमान कैपिटल एम है, कुल लंबाई कैपिटल एल है, उसका 1/3 भाग लंबाई का, उसकी लंबाई का 1/3 भाग मेज से नीचे लटक रहा है। लटकते हुए भाग को मेज पर खींचने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? एन, एन की जगह 3 रखूं या 1/3 रखूं, ये बता दो बस आप। वहां हमने क्या माना था? ये 1/3 भाग है L/3, वहां आपने क्या माना था? L/n माना था। n का मान कितना है? 3 है, 1/3 नहीं है, 3 है। तो आंसर कितना है? mgl/2
mgl अपॉन 18, कोई कन्फ्यूजन, mgl बाई 18, ठीक है। 1/5 दे सकता है, 1/4 दे सकता है, अब तो कुछ भी दे सकता है जी, अब आप तो पुट कर सकते हो। समझ गए हो जी सवाल, अच्छा सवाल था, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते हैं जी, नेक्स्ट बात क्या है। अब एक आता है जी कि बल विस्थापन ग्राफ दिया हुआ है आपको, समझना, कोई बल और विस्थापन ग्राफ दिया गया है, Fx विस्थापन है, ये बल है। कोई इस तरह का कोई ग्राफ दे दिया, मान लेते हैं बल विस्थापन ग्राफ दे दिया, तो इसका क्षेत्रफल क्या लोगे? क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल बोलते हैं बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या आएगा? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन आएगा। बल गुणा विस्थापन क्या होता है बताओ? कार्य, ठीक है जी। त्रिभुज दे रखी हो तो आप 1/2 लगा सकते हो, यानी बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य देगा। ये बात हमें समझ में आ गई है जी, ठीक है। तो एक मैं ग्राफ ले रहा हूँ, देखो एक सवाल कर रहा हूँ, लिखो सवाल क्या है। लिखो, दिए गए बल विस्थापन ग्राफ है, दिए गए बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल बताइए। दिए गए बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल से कार्य बताइए, यानी सीधा ही बोल सकते थे कार्य बताइए। बल विस्थापन ग्राफ आपको दे रखा है जी, ऐसे है, ऐसे है, और ये नीचे भी है जी, ऐसे, ठीक है। जीरो, 4, 2, 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो एक त्रिभुज तो ऊपर है जी, उसका क्षेत्रफल A1, एक त्रिभुज नीचे है जी, उसका क्षेत्रफल है A2। A1 A2 दो त्रिभुज है। A1 कितना है जी? 1/2 बेस, बेस कितना है? 4, और हाइट भी कितनी है? 4, 16/2 32, ठीक है जी। A2 कितना आएगा? वो भी त्रिभुज है जी, 8 - 4, 4 और नीचे 2, 16/2 8। कार्य क्या लिखेंगे? प्लस करेंगे माइनस करेंगे? वर्ग, कार्य। कार्य में क्या लिखूंगा बताओ? A1 - A2, दूसरा नीचे है, टोटल अब मुझे लेना है, चिन्ह के साथ लेना पड़ेगा। नीचे वाला ऋणात्मक कार्य है, मैं ऐसा बोल सकता था W1 A1 32 जूल, W2 A2 -8 जूल, समझ गए? 32 माइनस में करना पड़ेगा जी हमें, ठीक है। हमने तो प्लस किया, लेकिन A2 तो ऑलरेडी नेगेटिव में ही है। अब ये मत समझना नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे, नहीं। तो कुल कार्य कितना हुआ देखो, 12 - 8 4 24 जूल। कोई कन्फ्यूजन? नोट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी ये बात आपको समझ में आ गई कि बल विस्थापन ग्राफ जो भी बनेगा, उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कार्य देगा जी। बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य देगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगली बात। देखिए जी अगली बात क्या है।
कुछ और सवाल करा रहा हूँ कार्य पर। आपको कल क्या करना है जी, आपको स्टेज वन के सवाल करने हैं। स्टेज 1 के कहाँ तक करोगे, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आज। स्टेज 1 के आप 12-13 सवाल कर लेंगे, ठीक है। हम और सवाल करने जा रहे हैं। देखो लिखिए, लिखिए एक 5 किलोग्राम की वस्तु, 5 किलोग्राम की एक ऑब्जेक्ट है, वो 20 मीटर 5 किलोग्राम का एक बॉल है, बैलून है, कुछ ही समझ सकते हैं। 5 किलोग्राम की एक वस्तु विराम अवस्था से, आरंभिक वेग उसका 0 है, विराम अवस्था से 20 मीटर की दूरी तक गिरता है। आरंभिक वेग से नीचे गिर रहा है जी। कितनी ऊंचाई पर है? 20 मीटर ऊंचाई पर है, नीचे गिरता है। और जब वो धरातल पर पहुंचता है, जब वो वस्तु धरातल पर आती है, जब वो वस्तु धरातल पर आती है तो उसका जो अंतिम वेग है, फाइनल वेग उसका कितना हो जाता है? वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है जी। फाइनल वेग उसका 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो वस्तु पर वायु घर्षण के द्वारा कितना बल लगेगा? क्वेश्चन ये है, वस्तु पर वायु घर्षण के द्वारा कितना बल लगेगा? तो आप देखिए नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर लगेगा वायु घर्षण, दो बल लग रहे हैं। दूरी कितनी है? 20 मीटर। और ऊपर ये रुका हुआ था, बाद में इसमें क्या आ गई बोलो? गतिज ऊर्जा आ गई। आपको यहां पर निकालना है जी वायु घर्षण के कारण बल बताइए। वायु घर्षण के कारण बल बताइए। अब देखो वस्तु नीचे गति कर रही है तो वायु घर्षण उस पर कहां लग रहा है बोलो? वायु घर्षण उस पर ऊपर लग रहा है। तो वायु घर्षण के कारण उस पर, वायु घर्षण के कारण बल लगेगा, तो कार्य बताइए। तो कार्य बताना है। तो कार्य कितना हो गया जी? नीचे की तरफ कितना लग रहा है? mg, लेकिन ग्रेविटेशनल वायु घर्षण के कारण पूछा उसने। ये वायु घर्षण है, F एयर बोल देता हूं मैं इसको। और ऊपर बल लग रहा है और दूरी, विस्थापन किधर है? विस्थापन तो नीचे है भाई, वायु घर्षण तो इस पर ऊपर लगेगा ना जी, और दूरी नीचे है, तो बल गुणा विस्थापन, और थीटा कितना आएगा? 180 डिग्री। F एयर S cos 180 -1, यानी माइनस का F एयर इंटू में S, और दूरी कितनी है? 20 मीटर। अब आपको ये वायु घर्षण के कारण लगने वाले बल का मान बताना है बस। वायु घर्षण के कारण लगने वाले बल का मान आ गया तो आंसर आ ही जाएगा। तो वायु घर्षण के कारण कौन सा बल लग रहा है? देखो नीचे की तरफ, इस पर मैं नीचे 5 kg का था, नीचे इस पर mg लग रहा था, mg 50 लग रहा था। ऊपर इस पे कौन सा बल लग रहा था? ऊपर उस पे वायु घर्षण लग रहा था। बात समझना। आरंभिक वेग क्या था इसका? 0। भाई आरंभिक वेग 0, तो मैं बोलूं आरंभिक गतिज ऊर्जा, जो इसकी आरंभिक गतिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। कितनी है बोलो? 0 है भाई, वेग 0 तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0। अंतिम में क्या आ गया बताओ? अंतिम में तो उसके पास अंतिम वेग आ गया, तो अंतिम गतिज ऊर्जा भी आएगी। अंतिम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी फाइनल ½ mv²।
हाफ m द्रव्यमान कितना 5 किलोग्राम का और वेग कितना 10। 10 का स्क्वायर 100 पंजे 500 बटा 2 250 जूल। तो बात क्या है, बात देखो, वर्क डन जो कार्य होता है ना जी, सभी बल के द्वारा किया गया कार्य है, ये आगे भी आएगा। सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसको कार्य ऊर्जा परमेय बोलते हैं। ये प्रूफ भी कर सकते हैं हम। कार्य ऊर्जा परमेय क्या थे जी? कार्य ऊर्जा परमेय सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य, जितने भी बल लग रहे हैं सारे ले सकते हैं हम। सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो सभी बल के द्वारा किया गया कार्य लेना है हमें। तो मुझे तो यहां पर क्या निकालना है? मुझे तो यहां पर सबसे पहले आपको बल निकालना पड़ेगा भाई। सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य लेना है और बल आ गया तो आपके पास आंसर ही आ जाएगा जी। बल आ गया तो आंसर ही आ जाएगा। तो कार्य कौन सा जी? एक तो कार्य वायु घर्षण के कारण कर रहा है, दूसरा कार्य कौन कर रहा है बताओ? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कार्य हो रहा है। और ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे लेते हैं? अंतिम माइनस आरंभिक, ऐसे लेते हैं। वायु गुरुत्वाकर्षण शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, गुरुत्वाकर्षण समझ जाना, और ये वायु घर्षण। तो विस्थापन किधर है? विस्थापन तो नीचे है, विस्थापन तो नीचे है ना जी। वायु घर्षण कहाँ है? ऊपर। तो वायु घर्षण के कारण तो बल कहाँ लगेगा? ऐसे समझिए, वायु घर्षण के कारण तो जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? F वायु घर्षण, S विस्थापन नीचे cos 180, और यहां पर क्या आएगा? यहां पर बल कौन सा आएगा? mg विस्थापन S cos 0। गतिज ऊर्जा फाइनल गतिज ऊर्जा कितनी आई है? 250, और आरंभिक कितनी थी? 0। तो ये कितना आया जी? मैं वैसे डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकता था, माइनस का Fs, और ये कितना आया? mgs बराबर 250, माइनस का F आपको निकालना है, S कितना? 20, mg आपको निकालना है, mg कितना बोलो? mg 50, 20, 250। यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा जी। ये विपरीत दिशा में लग रहे हैं दोनों को माइनस करने थे, दोनों बलों को डायरेक्ट, एफ एयर माइनस एम जी। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा देखो, एफ एयर कितना आएगा? एफ एयर को उधर ले जाओ, एफ एयर इंटू 20 उधर ले गए, इधर कौन बचा? 50 गुणा 1000 माइनस 250, तो वाई एफ एयर आ गया जी। कितना आया बताओ? 750 बटे में 20, 37.5 न्यूटन। और इसको आप यहाँ रख दो 37.5 न्यूटन को, तो आंसर आ जाएगा जी माइनस का 5 दूना 10, 750 जूल। क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि जी वायु घर्षण के द्वारा बल किया गया है, जो कि विपरीत दिशा में हो रहे विस्थापन के, इसलिए ये ऋणात्मक आया है। आप इसको यहीं से भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, भाई आपको यही तो निकालना था। ये कितना आ रहा है? 1000, 250 माइनस 1000, डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट आप यहीं से करते, हमें पहले घर्षण वायु घर्षण का बल निकालना नहीं होता तो हम डायरेक्ट भी कर देते। तो समझ गए जी? ठीक है भाई, तो आज की ये क्लास हमने यहीं तक कंप्लीट करता हूँ मैं। आपको आज का होमवर्क क्या है? स्टेज 1 में होमवर्क
पहले तो एग्जाम्पल करने हैं स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 5 एग्जाम्पल करने हैं। उसके बाद हाँ एक बात बता देता हूँ कि जब तक आप खुद पहले सबसे पहला तरीका पढ़ने का, पहले वीडियो देखो, एग्जाम्पल करो, फिर स्टेज के क्वेश्चन करो। मॉड्यूल की थ्योरी भी पढ़ लो, मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़ लो। देखो जितना ज़्यादा चीज़ें आप बार बार पढ़ोगे उतनी दिमाग में सेट होगी। देखो बात वही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही मॉड्यूल में लिखा है, लेकिन आप एक बार ये पढ़ोगे एक बार वो पढ़ोगे तो 2 बार पढ़ लिए ना। उसी तरह किसी और बुक से पढ़ोगे 3 बार पढ़ लिए। बातें तो एक जैसी है लेकिन रिपीट हो रही है तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको करना हो स्टेज 1 के आपको क्वेश्चन करने हैं जी 1 से 13 1 to 13 क्वेश्चन करने हैं, समझ गए? इजी क्वेश्चन है। तो आज हमने जो भी बातें पढ़ी है वो वर्क के बारे में पढ़ी है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मुझे यहाँ पर वायु घर्षण निकालना था इसलिए मैं यहाँ गया, नहीं तो आपको डायरेक्ट ये निकालना होता तो आप डायरेक्ट इधर ले जाते इसको तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाता। कैसे? जैसे आपको यही तो निकालना था W वायु घर्षण, कैसे आता? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी थी जी? काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी थी? 250। और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य mg कोश mgs कितना था? ये 1000 था। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे कितना? -750 जूल। ऐसे डायरेक्ट भी बता सकते थे, ठीक है जी। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, करते रहिए क्वेश्चन तो ही काम चलेगा।